नमस्कार। रिक आईएएस अकादमी में आपका स्वागत है। इग्नू एमए हिंदी साहित्य आदि काव्य इकाई 1 पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भाषा और काव्य रूप इकाई की रूपरेखा उद्देश्य प्रस्तावना पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता ऐतिहासिकता रचनाकार और रचनाकाल मूल पाठ साहित्यिक परंपरा पृथ्वीराज रासो की भाषा पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप रासो काव्य कथानन रूढ़ियाँ चरित्र काव्य सारांश प्रश्न अभ्यास उद्देश्य प्रस्तुत इकाई हिंदी काव्य 1 की पहली इकाई है। इसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और उसके आधारों का विश्लेषण कर सकेंगे। पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त भाषा से परिचित हो सकेंगे। इस काव्य ग्रंथ में प्रयुक्त काव्य रूपों की पहचान कर सकेंगे। प्रस्तावना हिंदी काव्य 1 की इस पहली इकाई में हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भाषा और काव्य रूप पर विचार करने जा रहे हैं। चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया। रचना के प्रकाशित होने के पहले ही इसकी प्रामाणिकता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बाद में काशी नगरी प्राधिकारी सभा ने इसे प्रकाशित किया। जो ग्रंथ अपने जन्म से ही विवादों से घिरा हो उसे पढ़ने से पहले इस संबंध में दृष्टि साफ हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार सबसे पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रामाणिकता के संबंध में जो मुख्य सवाल उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई? क्या चंदवरदाई ही मूल पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? क्या कवि चंदवरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे? प्रामाणिकता से जुड़े इन सवालों के अतिरिक्त इस इकाई में पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप पर विचार किया गया है। गौर करने की बात है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप का विश्लेषण कर ही इसकी मूल कथा संवेदना और शिल्प का पता लगाया जा सकता है। इसी डोर के सहारे हम पृथ्वीराज रासो के मूल अंश की खोज कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? उसमें इतना प्रक्षेप क्यों किया गया? असल में पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता में साहित्यिक के साथ साथ युगीन परिस्थितियों का भी योगदान है। इसके कारण वह हम अपने युग एवं युग नायक की गाथा बनकर जातीय तथा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पृथ्वीराज रासो की आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। यह काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त भी है। इस विवाद की पृष्ठभूमि से हमें परिचित
हो लेना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की और उन्हें निराशा हाथ लगी। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा, उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पृथ्वीराज रासो में हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें निराश ही हाथ लगेगी। आइए देखें कि पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं। ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं, उनसे यह आशा रखना स्वाभाविक है कि इस काव्य से पृथ्वीराजकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता चंदवरदायी अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं, उनके अंतर्गत मित्र भी थे। अतएव इतिहासकारों विशेष्य पाश्चात्य प्राच्यविदों को आशा थी कि इसमें 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रमाणित जानकारी मिलेगी। लेकिन 1876 ईस्वी में बुलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली। यह काव्य की पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं एवं तिथियां इतिहास सम्मत है कि जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। रासो की अप्रामाणिकता मानने वालों के तर्क संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलग थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। शिलालेखों के अनुसार वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था। इसी प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेधी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गवक्करों के हाथों मारा गया। रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। यह असंभव है कि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं शताब्दी में ही हो गई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ थे। उसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय
की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के सम्मत और प्रायः सभी घटनाओं तथा सांपदों तथा आदि के नाम से अशुद्ध और कल्पित है। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहत काव्य की रचना की गई है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता, यदि साहित्य उद्भट और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी से उद्दित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ यह एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल जी ने यह परवर्ती रचना और भट्ट कहा। रासों को प्रमाणित मानने वाले विद्वानों में बाबू श्याम सुंदर दास और रासों के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या उल्लेखनीय हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य ग्रंथ मानकर इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने की उचित नहीं मानते। पंड्या जी ने इसकी तिथियों को इतिहास संबद्ध सिद्ध करने के लिए एक संवत आनंद संवत की कल्पना कर डाली। पंड्या जी के अनुसार रासों के उल्लिखित संवतों में विक्रम संवत से सर्वत्र 91 वर्षों का अंतर पड़ता है। इसका कारण यह है कि रासों की उल्लिखित तिथियां विक्रम संवत की नहीं, आनंद संवत के अनुसार है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने रासों के इस दोहे को प्रस्तुत किया। एकादश से पंचदश विक्रम शक आनंद तिथि रिपुजय पुरहरण को भय पृथ्वीराज नरिद। उनके मतानुसार विक्रम शक आनंद का अर्थ है 90, अ का अर्थ 0 और नंद का अर्थ 9 अर्थात 91 विक्रम संवत में से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के आधार पर पंड्या जी के इस विचार पर विद्वानों ने संदेह प्रकट किया और आनंद संवत की धारणा मान्य नहीं हुई। रचनाकार और रचनाकाल। अब यह तय हो गया है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंदवरदायी पृथ्वीराज के समकालीन थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इस काव्य का रचनाकाल और भी विवादास्पद है। ओझा जी ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया था। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य से ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासों के महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासों की रचना संख्या 1400 के लगभग हुई मानी जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। विद्वान रासों को तो अप्रमाणिक
ही चले थे, इस बात में ही संदेह करने लगे थे कि चंद्र नामक कोई रासोकार कभी हुआ भी था या नहीं। इसी बीच प्रसिद्ध अप्रभ्रष्ट विद्वान मुनिजिन विजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद्र प्रबंध ही में से 4 ऐसे छपयों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से हैं। इनमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासों में थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में मिल जाते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकल्प 14वीं शताब्दी में हुआ था, अतएव इसमें समकालीन छप्पे इसमें पूर्ण के होने चाहिए। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है कि इसमें प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चितता या ऐतिहासिकता पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज की कृति कलाप का वर्णन करने के लिए देशी प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी, जो पृथ्वीराज रासों के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथ्वीराज राउस डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 164 से उद्दित। इन 4 छपयों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया कि 14वीं शती के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ था। दूसरा है, उसमें पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था। और तीसरा, वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। इस जानकारी से नया प्रश्न यह खड़ा हुआ कि वर्तमान रूप में प्राप्त रासों का मूल रूप क्या था, उसमें कितना प्रक्षेप किया गया है। मूल पाठ पृथ्वीराज रासों के 4 पाठ मिलते हैं। पहला बृहद, दूसरा क्या है बृहदतम, तीसरा लघु और चौथा लघुतम। लघु में लघु, बृहद में और बृहदम में प्रायः अंतर्भुक्त है। रासों का मूल रूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों ने पर्याप्त माथापच्ची की। आचार्य शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्राप्त अर्थात काशी नगरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पाठ को भट्टभंडत कहा था। उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के रूप गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिनसे उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्टभंडत तैयार हो गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासों नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का परवर्ती है। उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परिवर्तित काल में बहुत कुछ जोड़ना गया है। मूल रूप स्वल्प था। रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्रवरदायी का लिखा हुआ नहीं है। यह गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया, तब चंद भी वहीं पहुँचे। जाते समय उन्होंने रासों की प्रति
अपने पुत्र जलहड़ को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। पुस्तक जलहन हत्यदय चली गज्जन निरपकाज। कविराज मोहन सिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया है जिससे हम रासों के मूल रूप का निश्चय कर सकेंगे। रासों में एक दोहा इस प्रकार है: छंद प्रबंध कवित यह साटक गाह दुहत्य, लघु गुरु मंडित खंडित पिगल अमर भरत्य। अर्थात कवित, साटक, गाहा, दोहा नामक छंद प्रबंध में है। यह प्रबंध खंड लघु गुरु के मंडित है और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य का भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पृथ्वीराज रासो। निष्कर्ष यह है कि मूल रासों की कवित, साटक, गाहा और दोहा, इन्हीं छंदों का प्रयोग किया गया था। रासों के मूल रूप को निश्चित करने के लिए पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लिया जाए। दिक्कत यह है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए कि परवर्ती काव्य के प्रक्षेप इन चार छंदों में न किए गए होंगे। क्या प्रक्षेप करने वालों ने इन छंदों को छोड़कर प्रक्षेप किया होगा? संभवतः इसलिए कविराज मोहन सिंह ने इस विचार को मान्यता नहीं मिली। साहित्यिक परंपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य और कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया है। उनका अनुमान यह है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी सुख और सुखी के संवाद की योजना रही होगी। मेरा अनुमान है कि इस मामूली से इंगित को पकड़कर हम मूल रूपों के कुछ रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों के अनेक स्थलों पर सुख-सुखी संवाद से कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ प्रायः दो पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। रासों में अनेक स्थलों पर सुख-सुखी संवाद की योजना है। सुखी कहे सुख संभरो, कहो कथा पति प्राण, पृथु भोरा भिगमंग पहु, किए हुए बरे बितान। जब सुख सुख प्रेम करी, आई अंत जो बत, इछि निपित्य ब्याह विधि, सुखिन सुनते गत। पुच्छ कथा सुख कहो समहम, गंधर्व सुख ते मही। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में रचनाकार या वाचक बीच बीच में स्वयं भी पात्र के रूप में सामने आते हैं। मानस में शंकर पार्वती, काकपुंडरी आदि पात्र के रूप में भी आते हैं। रासों में सुख सुखी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम कथा में पहले तो सुख नरभेषधारी साकार पृथ्वीराज के पास चला जाता है।
उधर दूजी सुकी भी उड़कर संयोगिता के पास जाती है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया है कि सुख सुखी संवाद के रूप में रासों का जो रूप प्रस्तुत होता है पृथ्वीराज रासों को अद्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूल रासों में उक्त श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पद्धति थी। उनका कहना है कि रासों के लघुतम पाठ में उक्ति और छंदों की यह श्रृंखला बहुत कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के सभी पाठों का तुलनात्मक विवेचन करके उसका पाठशोधक किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पाया कि रासों के मूल रूप में उक्त श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का निर्वाह था। उक्त श्रृंखला का तात्पर्य यह है कि यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह दिखाई पड़ेगा कि धारयोज प्रति में अनेक स्थलों पर एक रूपक में प्रायः उनके अंत में जो उक्ति आई है कुछ न कुछ शताब्दी बाद वाले रूपक में प्रायः उसके प्रारंभ में भी है और इस प्रकार एक उक्ति श्रृंखला बनी हुई है। पृथ्वीराज रासो भूमिका डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जैसे एक छंद इस प्रकार है जो थिर रहे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यदि हम पाठ के छंदों को लेकर पुनः ध्यान से देखें और विभिन्न पाठों का मिलान करें तो ज्ञान होगा कि अनेक छंद या रूपक एक और अविभक्त थे, किंतु बाद में उनको विभक्त कर बीच बीच में नए छंद रख दिए गए हैं, जिससे पूर्ववर्ती छंद श्रृंखला रचना में अनेक स्थलों पर त्रुटि हो गई। डॉक्टर गुप्त ने पृथ्वीराज राउस का जो संपादन किया है उसमें उक्ति और छंद श्रृंखला का ध्यान रखा है। उनके द्वारा संपादित पाठ लघुतम रूप के निकट है। इसमें कुल मिलाकर 12 खंड या शीर्षक हैं। मंगलाचरण, जयचंद्र का जयसूय यज्ञ और संयोगिता का प्रेमानुष्ठान, कैमास वध, पृथ्वीराज का कन्नौज गमन, पृथ्वीराज का कन्नौज में प्रकट होना, संयोगिता परिणय, पृथ्वीराज जयचंद्र युद्ध, पृथ्वीराज संयोगिता का केली बिलाय और षडश्रुति, पृथ्वीराज का उद्बोधक, सहाबुद्धि, पृथ्वीराज युद्ध और सहाबुद्धि का अंत। अब पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः जाली या भट्ट नहीं समझा जाता है। जहाँ तक उसके मूल रूप का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका निर्णय साहित्यिक परंपरा एवं काव्यों आकर्षण की दृष्टि से करना चाहते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त पाठालोचन की दृष्टि से पृथ्वी रासों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। पृथ्वीराज रासों की भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल
बेटी कानून है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं न कहीं अनुस्वातांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की है। हिंदी साहित्य का इतिहास लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक हस्तलिखित प्रति में लिखा है। चंदवरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास गरसा तासी ने इसे कन्नौजी बोली का काव्य कहा। लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रासों की भाषा के व्याकरणिक ढांचे में ब्रह्म भाषा का मानते हैं। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा इसे प्राचीन राजस्थानी मानते हैं। उपर्युक्त से श्रीदत्त डॉक्टर नामवर सिंह का विचार है कि वस्तुतः अपभ्रंश के बाद प्रायः पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं उत्पन्न हुई। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल। काव्य परंपरा की दृष्टि से डिंगल में रचना करने वाले प्रायः चरण हुए और पिंगल की कृति कवि प्रायः भाट। पृथ्वीराज रासो की पूर्वी राजस्थान में मूलतः चंद्रवल्ली भट्ट द्वारा अपभ्रंशों युग में रचा गया और अनेक प्रक्षेपों में साथ अपने विभिन्न रूपांतरों में भी वह पिंगल की रचना की है। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो पश्चिमी भारत की किसी बोली पर आधारित भाषा मध्य प्रदेश की परिनिष्ठित एवं काव्य भाषा रही है। प्राचीन ब्रजी पूर्वी राजस्थानी कहने से यही बात प्रकट होती है कि वस्तुतः पृथ्वीराज रासो मूलतः अपने रचना काल की परिनिष्ठित मध्य देशीय काव्य भाषा में रचा गया होगा, जिसका व्याकरण ढांचा अनेक प्रक्षेपों में बावजूद अभी भी सुरक्षित है। रासो की भाषा पर विचार करते समय स्वयं रासोकार की इस युक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी काव्य भाषा को षड्भाषा कुरान च कथितम मया कहा था। यह षड्भाषा एक प्रकार की उचित रूढ़ि है, लेकिन यह काव्य भाषा विषयक ग्रंथि से सुलझाई जाती है। बात यह है कि काव्य भाषा का व्याकरणिक ढांचा मूलतः तो किसी एक बोली या भाषा पर टिका होता है, किंतु काव्य भाषा या परिनिष्ठित भाषा में अनेक क्षेत्रों में शब्दावली समाहिक होती है, बल्कि थोड़ा बहुत व्याकरणिक रूप में क्षेत्रीय बोलियों में प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश के काव्य भाषा आजकल खड़ी बोली पर टिकी है, किंतु उसमें अवधी ब्रजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी आदि बोलियों के शब्द में भी समाहित है। यदि मैथिली क्षेत्र के कवि दिनकर खड़ी बोली में रचना करेंगे तो मैथिली का रंग आ जाना स्वाभाविक है। जैसे अज्ञे की भाषा पंजाबी या भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा में मालवी। बिल्कुल यही स्थिति रासों की काव्य भाषा के विषय में भी समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने षड्भाषा की इस रूढ़ि पर प्रमाणित तौर पर विचार किया है। यद्यपि एक समान साहित्य भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों एक ही समिति नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रखना है। इसी संदर्भ में उन्होंने भिखारी दास के काव्य निर्णय का निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया, जो षड्भाषा का विश्लेषण करता है। ब्रज मागधी मिलय अमरनाग, यवन भाखानी सहज फारसी हूँ मिलय, षड विधि कहत बखान। अर्थात ब्रजी, मागधी, पूर्वी अमर संस्कृत, नागर, प्राकृत, अपभ्रंश, यवन, तुर्की
और फारसी सहज रूप से मिलती है, यदि षड भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद में षड भाषा पुराण और कुरान च कथित माया कहा तो उनका तात्पर्य छह भाषाओं में काव्य रचना का नहीं था। उनकी काव्य भाषा में षड भाषा मिली है। मध्य प्रदेश की काव्य भाषा में अनेक क्षेत्रीय शब्दों का समावेश था। यह आयश है कि पुराण संस्कृत में, कुरान से आयश तुर्की, अरबी, फारसी से होना चाहिए। रासों की भाषा आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है। आदिकाल को संधिकाल कहा जाता है। उसकी काव्य भाषा श्रीयमाण अपभ्रंश की विषयी प्रवृत्तियों और उदीयमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मेल है। अपभ्रंश की प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त हुई। आधुनिक भारतीय भाषाएं पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हुई, किंतु रासों में पुरानी हिंदी का स्वरूप झलकने लगता है। पुरानी हिंदी अपभ्रंश से मिलती जुलती होने पर भी तीन प्रवृत्तियों के कारण अपभ्रंश से भिन्न एवं विशिष्ट हो जाती हैं। ये प्रवृत्तियां हैं श्रुतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की बहुलता और तत्सम शब्दों का पूर्वचलन। श्रुतिपूर्वक दीर्घीकरण जैसे अज का आज, उदाहरण कलिमा जिल जगू को करही आज। प्रसंगों के प्रयोग की बहुलता, एक ही पंक्ति में के ते से का प्रयोग, उदाहरण शशि के मुख्य ते अहि से निकलते हैं। तत्शब्दों में तत्सम शब्दों का पुनर्चलन जैसे ब्रह्मांड, संक्रिय ब्रह्मांड, गह्य। पृथ्वीराज रासों की भाषा में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों की भाषा प्रवृत्ति का मेल है। रासों में शब्दों का बहुविध प्रयोग है। धर्म भी हो सकता है और धर्म भी, यह बहुत कुछ तो कवि की ओर से ली जाने वाली छूट है। इस छूट की भी परंपरा है। तुलसीदास जैसे कवि का तरिस लट्टाट पर लिखते हैं, काशी मकसूरसरी क्रमनासा दूसरे जैसा के बिंब के अनुसार किया जाता है। यह भाषा की संक्रमणकालीन स्थिति का भी प्रभाव हो सकता है। अनुस्वार लगाकर शब्दों को छौंकने की प्रवृत्ति पर झंकार के लिए है, किंतु इतनी अधिकता कभी खींच और कभी मनोरंजन उत्पन्न करती है। पृथ्वीराज रासों में छंदानुरोध से लघु को गुरु और गुरु को लघु बनाने की प्रवृत्ति है, जैसे कमलनु को कमलानु और आहार को आहार। अनुस्वार की अधिकता की है तरह व्यंजन के द्वित्व बनाने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है, जैसे दृष्टियत गंजन। रूप गठन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय बात लुप्त विभक्ति पदों का प्रयोग है। ले शब्दासी सुजान, सभी सुजान दासियों को लेकर पृथ्वीराज रासों के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। इसके पश्चात संस्कृत और फिर फारसी शब्दों की कन्वट समय लघुतम संस्करण में कुल 3500 शब्दों का प्रयोग है। इसमें 500 तत्सम है, 20 फारसी के, शेष तद्भव है। कुछ देशी शब्द भी अवश्य होंगे। रासों के भाषा विचार की समस्या है। सबसे प्रमुख समस्या मान्य पाठ की है, जिसे भाषा विचार का आधार बनाया जाए। इसकी भाषा पर विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रबंधन काव्य है और अपने युग के इतिहास का प्रतिनिधि काव्य है। इसमें विविध क्षेत्रों के पात्र हैं, उनकी चरित्रगत विशेषताएं हैं। फिर भाषा की विविध अस्त्रीयता स्वाभाविक है कि यह विविध अस्त्रीयता रासों के महत्व को बढ़ाती है और घटाती है। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप।
हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांश संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर विचार हुआ। रासो में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते। उदाहरणतः रासों के छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। विविध खंडों का विभाजन भी संख्या क्रम से नई घटनाओं के आधार पर शीर्षक में है, जैसे कन्नौज समय या कैमास वध। वस्तुतः रासों की रचना संस्कृत के आचार्य काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार नहीं हुई। काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्राकृतिक अपभ्रष्ट के प्रबंधक काव्यों की परंपरा में है, संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में नहीं। पृथ्वीराज रासो में मध्यकाल में प्रचलित प्रबंधन काव्यों में अनेक रूपों का सम्मिश्रण हुआ है। उसमें कथा काव्य, चरित्र काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण मिल जाएंगे। रासों की वह है कि कथा की कहानी दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस दृष्टि से रासों की कथा कह सकते हैं कि क्योंकि उसकी कहानी सुख सुखी एवं कवि पत्नी के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। आख्यायिका की कहानी का नायक कल्पित नहीं ऐतिहासिक होता है। संस्कृत में कादम्बरी कथा मानी जाती है और हर्षचरित आख्यायिका आध्यात्मिक चरित भी है। इस दृष्टि में पृथ्वीराज रासों का आख्याता भी कह सकते हैं, क्योंकि नायक पृथ्वीराज कल्पित पात्र नहीं है और उसमें वाणभट्ट की भांति चंद का भी वर्णन है। रासोचरित काव्य की भी, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज का जीवन चरित्र वर्णित है। रासो काव्य पृथ्वीराज रासो काव्य के रूप में विख्यात है। यहाँ हमें रासो काव्य के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उससे पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का निर्णय करने की सहायता मिलेगी। रासो रास समानार्थक शब्द है। इसका विकास रास नाम के नृत्य से हुआ है। रास मूलतः वन्य नृत्य, हर्षचरित्र रास का उल्लेख नृत्य और गान दोनों रूपों में हुआ है। अपभ्रष्ट के महान कवि स्वयंभू ने रास छंद का लक्षण दिया है। सो रास नृत्य है, गान है और छंद भी। गान शब्दों से बनता है। एक बार शब्दों का आगमन हुआ तो कथा का समावेश हो गया और रास प्रबंध काव्य भी बन गया होगा। रास नृत्य से कृष्ण की रासलीला का संबंध है। रास काव्यों की परंपरा अपभ्रष्ट से ही शुरू हो जाती है। मेरी जानकारी में प्राकृत भाषा को कोई रास काव्य नहीं मिलता। अपभ्रष्ट में नेमिनाथ रासो, भरतेश्वर, बाहु, बलिराम, कछुली रास आदि मिलते हैं। प्रबंधन काव्य हो जाने के बाद रास किसी एक ही विषय तक सीमित नहीं रह गया। यद्यपि यह सत्य है कि 11वीं शताब्दी के अपभ्रष्ट में रासो काव्य की जो परंपरा होती है उसमें जैन मतावलंबी काव्य ही अधिक मिलते हैं, किंतु कालांतर में रासियों ऐसा प्रबंधन काव्य बन गया है जो केवल धर्म और जन के धर्म तक ही सीमित नहीं रह गया। धार्मिक रासों के साथ साथ ऐतिहासिक, वीरतापरक, श्रृंगारी रासक काव्य भी लिखे गए। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक एवं वीरता परक रासो काव्य है। आचार्य हेमचंद्र के शब्दानुसार में रासक को गेय उपरूपक बनाया गया है। ये गेय रूपक 3 प्रकार के होते थे, मंश्रेण अर्थात कोमल, उदम और मिश्र रासक। मिश्र गेय उपरूप से टीका के इन गेय उपरूपों के संबंध में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पष्ट रूप से कोमल जैसे डोमिगा, कुछ दूसरे हैं जो स्पष्ट रूप से दृढ़ गेय रूपक हैं जैसे भाड़क, कुछ ऐसे जिनमें की प्रधानता होती है, कुछ उद्दृढ़ भी मिल जाता है, कुछ में उद्दृढ़ कम मिला होता है, उससे प्रस्थान कुछ में अधिक मिला होता है जैसे सिंगटंग। परंतु ऐसे भी कई हैं जिनका प्रधान रूप में उद्दृढ़ होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मिश्रण का प्रवेश हो जाता है।
भाड़िका ऐसा ही है, फिर प्रेरक, रामा क्रीड रासक, हल्लीसक आदि ऐसे ही रूपक हैं। सो रासक आरंभ में एक प्रकार के उद्धृत प्रयोग प्रधान गेय रूपक को कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मसृण या कोमल प्रयोग भी मिले होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेशारक और पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक अंशों की समानता दिखाकर प्रकट किया है कि पृथ्वीराज रासो संदेश रासक दोनों में रासक काव्य के रूप में लक्षण मिलते हैं। जो हो, हिंदी साहित्य में रासो काव्यों की दीर्घ परंपरा मिलती है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्वृत्त में विकास में रासक काव्यों की चर्चा के प्रसंग में बताया है कि लगभग 1000 रासक काव्य मिलते हैं और इनकी रचना 19वीं शताब्दी तक हुई है। कथानक रूढ़ियाँ। पृथ्वीराज रासो रासक काव्य परंपरा का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। पृथ्वीराज रासो में मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों में अभिप्राय ऐसे घटना प्रसंगों से है जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए मध्यकालीन प्रबंध काव्यों प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे घटना प्रसंग एक प्रकार से इन प्रबंध रचनाओं में रूढ़ि की तरह प्रयुक्त होते रहते हैं, अतएव इन्हें कथानक रूढ़ि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कथानक रूढ़ियों पर हिंदी साहित्य का आदिकाल में सम्यक विचार किया है। आचार्य द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियों की सूची दी है उनमें से इस प्रकार हैं। कहानी कहने वाला सूंगा, स्वप्न में प्रियदर्शन, चित्र दर्शन, कीर्ति स्वर्ण से अनुराग, मुनि का शाप, रूप परिवर्तन, परकाप प्रवेश, आकाशवाणी, षड्श्रुति, 12 मासा, हंस कपोत से संदेश कथन आदि। रासों में कहानी कहने वाला सुग्गा, गुण श्रवण के अनुराग, रूप परिवर्तन, षड्श्रु वर्णन आदि तो हैं। ये इनके अतिरिक्त सेना वर्णन, युद्ध वर्णन, नखशिख वर्णन, कन्या हरण, वरिसंधि वर्णन आदि। कथानक रूढ़ियों का भी उपयोग किया जाता है। कथानक रूढ़ियों की उपयोग की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो का एक भरपूर काव्य है, चरित्र काव्य। अब तक हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की ऐसी रचना है जो मूलतः रासो काव्य है, किंतु उसमें कथा, चरित्र, आख्यायिका आदि काव्य रूपों का भी समावेश है, जिसमें कथानक रूढ़ियों का भरपूर उपयोग किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो रोमांचक आख्यान है। उसमें कथानक तो है, किंतु उसमें आंतरिक गठन नहीं। उसमें अनेक परस्पर असंबद्ध कथाओं का संलग्न और विस्तार, कथाओं घटनाओं का विकास आंतरिक प्रतिघात से नहीं है। उसमें जोड़ और घाटे हैं। जोड़ कथा या कहते जाने की प्रवृत्ति पर है। चरित्र तो यह है कि किंतु इनके चरित्रगत वह विशेषताएं प्राय नहीं हैं संभवतः, इसलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन रोमांचक आख्यानों का कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता तो इनका कथानक उद्देश्य के अंतर्सुरता से बंधा होता। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी पृथ्वीराज रासो को पवारा मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रासो की घटना सरणी में पृथ्वीराज के अनेक विवाहों और युद्धों में कोई तार्किक प्रवाह या अंतःश्रुता नहीं है। 2-4 विवाह और युद्ध रासों में और जोड़ दिए जाएं या निकाल दिए जाएं तो रासों के रूप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सब के बावजूद हिंदी साहित्य में रासो की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में है। वह हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हमें उन कारणों की भी पड़ताल करनी चाहिए जिनके आधार पर
पृथ्वीराज रासो की यह प्रतिष्ठा मिली। डॉक्टर नरेंद्र कामयानी के महाकाव्य पर विचार करते हुए पाश्चात्य एवं पौरात्य महाकाव्यों के लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाकाव्य का प्राण औदात्य है। देखिए, कामयानी के अध्ययन की समस्याएं। औदात्य का आधार व्याकरण संघर्ष है कि भारतीय महाकाव्यों का आदर्श वाल्मीकि रामायण है और राम का आजीवन संघर्ष उसके औदात्य का आधार है। वे लोग विख्यात हैं, उनकी जीवन कथा ही ऐसी ही है कि विपुल जीवन जगत का समावेश उनके जीवन में हो जाता है। ध्यान से देखें तो महाकाव्यों के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं कि नायक लोक में कितना प्रतिष्ठित है, लोक से उसके जीवन का संघर्ष कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापकता एवं संघर्ष औदात्य के आधार पर 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है, जो एक सर्ग में एक ही छंद की व्यवस्था दूर तक कथा प्रवाह की सम्मिलित धुन निर्धारित करता है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अलग सर्ग की कथा से जोड़ने का संकेत है। मध्यकाल में ऐसे प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं कि जिनमें कदम कदम पर छंद परिवर्तित होते हैं। केशवदास की रामचंद्रिका विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे ही काव्य है। आदिकाल के काव्य के संदेश रासक में भी जल्दी जल्दी छंद परिवर्तन मिलता है। पृथ्वीराज रासो भी इस दृष्टि से इन्हीं रचनाओं की कोटि में आता है। सारांश: पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता से जुड़े विभिन्न बहुले पर विचार करने के क्रम में आपने महसूस किया होगा कि इसे काव्य ग्रंथ मानकर चलना ही उचित है। किसी भी दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रवरदायी पृथ्वीराज के समकालीन थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक चरित्र काव्य की रचना की। यह भी स्मरण रखने की बात है कि विद्वानों ने इसके लघुतम पाठ को ही मूल पाठ माना है। प्रश्न यह है कि जो काव्य मूलतः लघु काव्य था, जो जिसे पमारा कहा जाता है, वह इतना ही बृहद एवं महाकाव्य कैसे बन गया। आदिकाल की ही अन्य रचनाओं को पीछे ढकेल कर सर्वाधिक विख्यात कैसे हो गया। उत्तर संभवतः साहित्य से अधिक उत्तरी भारत के राजनीतिक घटना चक्र अर्थात इतिहास में है। निस्संदेह साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो उत्कृष्ट रचना है और चंद्रवरदायी सरस्वती के वरद पुत्र की, किंतु इस रचना को इतिहास के चक्र में महत्व प्रदान किया उसका इसे महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। उनका जीवन अपने आप में चाहे जितना सामान्य रहा, उनकी उत्तरी भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के हाथों उनकी पराजय और उनका वध युगांत का प्रतीक बन गया। कन्या हरण और युद्ध आदिकालीन वीर गाथात्मक रचनाओं का प्रिय विषय है किंतु उन सभी रचनाओं के नायक पृथ्वीराज चौहान की तरह युगांत प्रतीक नायक नहीं बने। उत्तरी भारत की जनता के मन में ऐतिहासिक कारणों से अपने अंतिम शासक के लिए एक ललक बनी रही। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर आक्रामक या उनकी संतानें बैठी। इस ऐतिहासिक ललक की पृथ्वीराज चौहान के जीवन को अभूतपूर्व ख्याति प्रदान की। वे जन समाज में व्याप्त होने वाली किंवदंतियों की निजधरी कथाओं के विषय बने, नायक बने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
कथानक रूढ़ियों पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल में बताया है कि तथ्य की अपेक्षा संभावना पर अधिक बल देने से कवि नायक को निजधरी बना देते हैं। यह मनोवृत्ति वस्तुतः भारतीय जनमानस की है, जो अपने नायक को अत्यधिकता प्रदान करता है। निरंतर प्रक्षेप इसी प्रकार का परिणाम है। लोग वीरनायक को विविध रूपों में देखना चाहते हैं, उनके जीवन में संभावनाओं को अधिक से अधिक भलीभूत होते देखना चाहते हैं। पृथ्वीराज रासो जितना अधिक प्रक्षेप हिंदी की किसी अन्य रचना में नहीं हुआ, इसे प्रसिद्ध का मूल्य चुकाना कह सकते हैं। लोग विख्यात शौर्य गाथाओं और रोमांचक गाथाओं के विषय में ऐसी जनश्रुतियों की व्यापकता स्वाभाविक। हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के विषय में भी ऐसी किंवदंतियां जन प्रचलित थी। इसी प्रवृत्ति का काव्य फलन रासों का महाकाव्य है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में वह लोकचित्त की चंचल सवारी करता हुआ विकासशील महाकाव्य बना। हिंदी का दूसरा विकासनशील महाकाव्य परमाल रासो या अल्लाह होता, अगर वह लिखित रूप में प्राप्त होता। नायक का महत्व युगांतकारी हो गया और लोकप्रियता के कारण प्रक्षेप होता गया, तो रचना को भी काव्यात्मक गरिमा प्राप्त हुई। वह अपने युग एवं युग नायक की गाथा बनकर जातीय अथवा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। अगली इकाई में इसकी विस्तार की चर्चा की जाएगी। इस प्रकार जो रासो काव्य का चरित्र कथा आख्यायिका आदि के लक्षणों से युक्त एवं पवारा मात्र एवं ऐतिहासिक घटना चक्र के विकासशील प्रबंधन काव्य तो बना ही, महाकाव्यात्मक औदात्य एवं गरिमा से मंडित होकर आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहलाने का अधिकारी बना। प्रश्न अभ्यास। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है? क्या पृथ्वीराज रासो की भाषा अपने रचनाकाल से मेल खाती है? विभिन्न मतों में आलोक में इस पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता से साहित्यिक और साहित्येतर परंपराओं के योगदान को रेखांकित कीजिए।